नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे एक ऐसी खबर की दुनिया पर जिसका एक तरह से खतरा मंडरा रहा है, वो है एटमी खतरा। मिडिल ईस्ट से ये पनप रहा है और अगर ये फूटा तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। अमेरिका की सेनाएं ईरान के आसपास घेरा कर चुकी हैं, डेरा डाल चुकी हैं, जबकि ईरान भी जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि बातचीत के जरिए विवाद टालने की कोशिशें जरूर की जा रही हैं, लेकिन इसके कामयाब होने की उम्मीदें बेहद कम हैं, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपनी अपनी शर्तों पर युद्ध टालने को तैयार है और ईरान ने एक नई शर्त रख दी है। इस बीच ईरान ने परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी ने कहा है कि अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएं तो ईरान अपना 60% संवर्धित यूरेनियम को हल्का कर सकता है, यानी यूरेनियम के संवर्धन स्तर को कम किया जा सकता है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ये साफ कह चुके हैं कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। उधर अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने के लिए दबाव बना रखे हैं। अब बताया जा रहा है कि ईरान के पास में लगभग 400 किलो यूरेनियम है, जिसको संवर्धन का स्तर लगभग 60% माना जाता है। अमेरिका इसी यूरेनियम को हासिल करना चाहता है। हालांकि इस बीच खबर यह भी आई कि ईरान इस यूरेनियम को रूस शिफ्ट कर सकता है। हालांकि ईरान इस बात से इनकार जरूर लगातार कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में ओमान में एक वार्ता भी हो चुकी है, जिसमें ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, अमेरिका की ओर से स्टीव विटकॉफ शामिल हुए और अब मिडिल ईस्ट में जंग को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल इजरायल के पीएम नेतन्याहू और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। अब माना जा रहा है कि इस दौरान ईरान पर एक्शन को लेकर बातचीत की जा सकती है। उधर ईरान के सुरक्षा परिषद के सचिव लारिजानी ओमान पहुंचे और बातचीत से पहले ही अमेरिका ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी। अमेरिका ने शर्तें नहीं मानने पर हमले किए जाने की चेतावनी दी और अमेरिका ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने का दबाव भी बना रहा है और इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित करने है और लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका और इजरायल की मांग है कि ईरान प्रॉक्सी संगठनों को मदद बंद करे और गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई हो, जबकि इन शर्तों को ईरान पहले ही सीधे से सिरे से नकार चुका है। अब ऐसे में बातचीत सफल होगी, इसकी उम्मीद कम नजर आती है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ईरान ऐसी शर्तें लगाकर बातचीत की प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहता है ताकि वो अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पूरा करके अपना बम बना सके। खबरों की माने तो ईरान के पास में 60% तक संवर्धित यूरेनियम होने की वजह से भी अमेरिका हमला करने से बच रहा है, क्योंकि ये यूरेनियम फैला तो रेडिएशन का असर दूसरे देशों तक भी जा सकता है और अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तब भी ये नुकसानदेह ही एक तरह से हो सकता है। इसीलिए लोगों के मन में सवाल है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच में विवाद का शांतिपूर्ण हल संभव है? सवाल ये भी, क्या यूएस और इजरायल ने जानबूझकर ऐसी शर्तें रखी जिन्हें ईरान अस्वीकार कर दे? क्या ईरान इन नई मांगों की आड़ में यूरेनियम संवर्धन के लिए ज्यादा समय जुटाना चाह रहा है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में लगातार हैं और मिडिल ईस्ट में जिस तरह से बड़ा तनाव नजर आता है, उस बड़े तनाव के साथ में ये तो स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल ये मिडिल ईस्ट की आग बहुत जल्दी ठंडी होती हुई नजर नहीं आती और बार बार जो एक बड़ा तनाव खास तौर से यूरेनियम संवर्धन और इसके अलावा एटम बम का जो बार बार जताया जा रहा है, आने वाले वक्त में क्या उसको लेकर चुनौती नजर आएगी, क्योंकि ईरान के आसपास लगातार अमेरिका का सैन्य बेड़ा और ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई की धमकी देता रहा है। बातचीत के जरिए स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन जो पहली बातचीत रही पहले दौर की, वो बेनतीजा रही। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक हफ्ते के अंदर दूसरी मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या वो मुलाकात रंग लाएगी और क्या वो मुलाकात कुछ ठोस निर्णय देकर जाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जाए कि उसकी उम्मीदें भी बहुत ज्यादा सफल होती हुई नजर नहीं आती। अमेरिका और ईरान लगातार दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, लगातार दोनों एक दूसरे को डाउन करना चाहते हैं। पहले अमेरिका की तरफ से 4 शर्तें रखी गई थी ईरान के लिए, लेकिन ईरान कहता है कि वो अपनी ही शर्त पर काम करेगा, अमेरिका के सामने वो झुकने वाला नहीं है।
अब इस बीच ईरान की तरफ से जो नई शर्त आई उसने जरूर चिंता बढ़ा दी है। जैसे आपको बताया कि ईरान का जो परमाणु जखीरा है वो कितना समृद्ध है। ऊर्जा संगठन के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से कहा कि अगर ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएं तो ईरान अपना 60% संवर्धन जो है उससे कम कर सकता है। समझिए, दरअसल अमेरिका ने खास तौर से ईरान पर कई सैंक्शंस लगाए हुए हैं, कई पाबंदियां लगाई हुई हैं, और अगर उन पाबंदियों को हटाया जाता है तो संवर्धित यूरेनियम को हल्का किया जा सकता है। ये कहा जाए कि एक बड़ी झलक एक तरह से ईरान की तरफ से दी गई है। यूरेनियम का संवर्धन स्तर को कम अगर किया जाता है तो ये मान के चलिए कि जो एक बड़ी टेंशन अमेरिका समेत पूरी दुनिया को है ईरान को लेकर, वो काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ये एक उम्मीद जरूर जताई जा रही। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्टेड है। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद गुप्ता मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेशी मामलों के जानकार रवि अरोड़ा मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, और यूएसए से रिपब्लिकन पार्टी की नेता पूर्णिमा नाथ भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं अनुज माथुर जी, आपसे सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ। लगातार बैठकें, दबाव, डराने की रणनीति और ये कहा जाए शर्तों के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन अब इस बीच ये जरूर कहा जा रहा है ईरान की तरफ से अगर सैंक्शंस हटाए जाते हैं तो ईरान इसको थोड़ा और हल्का करने पर विचार कर सकता है। यानी कि कहा जाए कि ईरान ये इस मौके का जो ये तमाम परिस्थितियां हैं उसे अपने फायदे के तौर पर अब भुनाने की कोशिश कर रहा है। जय हिंद है ना। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। जब ईरान ने इस प्रकार की शर्तें वहां पर रखी थी, क्या होता है, देखिए, आपको एक चीज देखनी पड़ती है कि किसी भी चीज के इस तरह के इम्पास का सोल्यूशन कब निकल सकता है। इस इम्पास का सोल्यूशन तब हमारे साथ कहीं ना कहीं आ सकता है जब हम अपनी डिजायर्ड एंड स्टेट, जो हम चाहते हैं कि क्या होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं दोनों ग्रुप को एक्सट्रीम्स की तरफ रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन निकल पाएगा। अब आप देखें कि इजराइल की समस्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी है। उसकी मिसाइल ड्रोन, जो एआई एनेबल्ड मिसाइल ड्रोन कैपेबिलिटी उन्होंने और डेवलप करी है, उससे ज्यादा खतरा है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स, न्यूक्लियर जो पावर होती है इन एनी केस में है, न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो एक वेपन ऑफ पीस है। इट इज ए वेपन ऑफ डेटरेंस। वो कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन जो मिसाइल फोर्स ईरान ने तैयार कर ली है वो निश्चित रूप से इस्तेमाल हो सकती है। तो अब अगर ईरान चाहता भी, ये कह भी रहा है कि मैं अपना न्यूक्लियर जो इशू है उसको थोड़ा मेल्ट डाउन कर लूंगा और हम किसी प्रकार के किसी तरीके पर आ जाएंगे, उससे इजराइल का जो इशू है वो हल नहीं होगा। और ये बात निश्चित रूप से मानने की है कि जब तक इजराइल एक रीजनेबल अश्योरेंस जो उनके मिसाइल फोर्सेस हैं, और ये एश्योरेंस की वो और फर्दर डेवलप नहीं करेंगे मिसाइल फोर्सेस के लिए, तब तक मुझे नहीं लगता है कि नेतान्याहू बिल्कुल शांत बैठने वाले हैं। और ये अभी आने वाले समय में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस प्रकार का बिल्डअप वहां पर किया गया है, जो बिल्डअप समंदर में हुआ है वो, उसके अलावा ग्राउंड पर एयर फोर्सेस का बिल्डअप, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बड़े अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप्स, वॉर एसेट्स जो है वो मिडिल ईस्ट में उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। B-52 बॉम्बर्स वहां डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ये तमाम चीजें ये डिप्लॉय हो गई हैं, ये वापस जाने के लिए नहीं है। तो मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर ये बात आगे जाके नहीं बनी तो एक बहुत खतरनाक मुहाने पर आकर के खड़े हुए हैं, और ये एक युद्ध में तब्दील हो सकता है, वो जो कि एक डिजास्टर होगा। सबसे बड़ी चीज जो इसका असर पड़ेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% दुनिया का एनर्जी ट्रेवल करता है। अगर 20% दुनिया का एनर्जी अफेक्ट हो जाएगा तो आप सोच सकती हैं कि किस प्रकार से क्रूड की जो प्राइसेस हैं वो दुनिया में शूट अप करेंगी, और इसका डायरेक्ट असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तो ये एक बहुत खतरनाक मेरे हिसाब से इशू वहां पर आ गया है। और जिस तरह से वो थोड़ा मेल्ट डाउन दिखा रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वाला
कम कर लेंगे और आपसे बात कर लेंगे, उससे बात बनेगी नहीं जब तक मिसाइल स्टॉक पाइल और मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बातचीत नहीं करेंगे और उस पर चेक नहीं लगाएंगे, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और आप मान के चलें, इजराइल विल फाइंड ए वे कि उनके जो मिसाइल स्टॉक पाइल है या मिसाइल का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर वो जरूर हमला करने की कोशिश करेंगे। जी जी सर, और ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो दरअसल अपने आप में बड़े व्यापक हैं। हालांकि अभी ईरान की तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो किस तरह के हैं। सिर्फ अमेरिका की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध जो लगाए गए हैं उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन जो बड़े ये एक तस्वीर रवि अरोड़ा जी जो नजर आती है, अगर बात की जाए अमेरिका की तरफ से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें, चाहे बात यूके हो, ईयू हो, और ऐसा लगता है कि लगभग 800 से ज्यादा प्रतिबंध एक तरह से है ईरान के ऊपर, जिसमें ऑयल एक्सपोर्ट बैन हो या बैंकिंग रिस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस, ये इस तरह की काउंटिंग्स लगातार बढ़ती चली जाती है। यूके में तो 550 से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एक तरह से लगाए गए हैं इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज के तौर पर। लेकिन ये कहा जाए रवि अरोड़ा जी, जिस तरह से ईरान सभी के लिए एक बड़ा चिंता का सबब बना रहा, खासतौर से उसका यही जो यूरेनियम संवर्धन है, सभी को एक यही बड़ी चिंता है कि यूरेनियम संवर्धन का अगर 60% से ज्यादा हिस्सा अगर ईरान के पास में है और ये कहा जाए कि वो एटम बम बनाने के, परमाणु बम बनाने के बहुत नजदीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो वो दुनिया के लिए घातक होगा, और ये शर्त अगर मान ली जाती है तो पूरी दुनिया को थोड़ी एक चिंता से रियायत मिलेगी। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली फिजिबल नजर आता है सर? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं समझता हूँ यूरेनियम संवर्धन के बाद जब हम बार बार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका ने जिस प्रकार से भारत पर जब टैरिफ लगाया तो पूरा देश आग बबूला हो गया, और आप समझिए पूरे ईरान की इकोनॉमी को खत्म कर दिया अमेरिका ने। उसके प्रतिबंधों की वजह से आज जो ईरानी है सड़कों पर है, और आज वहां पे जो दौर चल रहा है वहां पर मैं समझता हूँ सबसे बुरा दौर इस समय ईरान का है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ईरान की सरकार को, क्योंकि अब अमेरिका का मकसद सिर्फ यूरेनियम संवर्धन को रोकना नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे तख्ता पलट चाहते हैं, वो खामनेई का सरकार को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि इजराइल का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि इजराइल जानता है कि जिस प्रकार से यूरेनियम संवर्धन जो 60% उनके पास है, वो तो खतरा बाद में है। सबसे बड़ा खतरा तो उन मिसाइलों से जो लगातार तैयार की जा रही है वहां पर, और उसको अपना सबसे बड़ा अपने वजूद के लिए इजराइल खतरा मानता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, और ईरान भी जानता है कि अमेरिका तब तक हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आज अभी भी 3000 मिसाइलें, पहले 600 मिसाइलें थी, अब खबर निकल कर आ रही है करीब 3000 मिसाइलें जो ईरान ने तैनात कर दी है तेल अवीव और हाइफा के पर, और खासकर मोसाद के हेडक्वार्टर पर, मतलब पूरा कहीं ना कहीं जो है इजराइल को निशाने पर ले रखा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका इस बात को समझ रहा है। बेशक से इब्राहिम लिंकन वहां भेजकर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की जरूर कोशिश की अमेरिका ने, और वो साइकोलॉजिकल तरीके से शायद थोड़ा कामयाब भी हो जाता, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर इससे ना तो तख्ता पलट हो पाएगा, ना ही वहां सरकार बदल पाएगी। और अगर युद्ध भी होता है तब भी ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि यह बात खुद मोसाद के चीफ अभी पिछले दिनों जब अमेरिका गए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, शायद अब प्लान बी पे काम होगा अगर बातचीत नहीं बनती। तो मुझे लगता है अब हमला इजराइल की तरफ से किया जाएगा, अमेरिका पहल नहीं करेगा। और कुछ बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस अब बदल रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि बातचीत जो चल तो रही है लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो शर्तें अमेरिका रख रहा है उसे ईरान कभी नहीं मानने वाला। क्योंकि आप समझिए कल वहां पे क्रांति दिवस मनाया जाएगा ईरान के अंदर, और वहां पर सड़कों पर उनके हथियारों का खुला प्रदर्शन किया जाएगा, तेहरान से लेकर पूरे तो ये शक्ति प्रदर्शन होगा सर, क्योंकि एक तरफ अमेरिका तो ये दावा कर रहा है उसने चारों तरफ से घेराबंदी की है, और अगर ये इस तरह से, ये तो शक्ति प्रदर्शन होगा फिर। जी बिल्कुल, देखिए जब इब्राहिम लिंकन पर जो वहाँ जो बातचीत कर रहे हैं अमेरिका की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप के दामाद पहुंचे थे, तो ईरान के विदेश मंत्री भी एक वॉरशिप पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने वीडियो जारी किया। मतलब पूरी तरह से ईरान हर बात का जवाब दे रहा है, वो दबने वाला नहीं है अभी फिलहाल, तो क्योंकि उसे भरोसा है
कि वो अभी जितना वो ताकत दिखाएगा उतना अमेरिका बैकफुट पर आएगा। और खासकर अब वो बार बार बात करते हैं, देखिए पहले वो बात करते थे जितने मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिकन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वहां पर हमले करेंगे। उन्होंने बाद में देखिए इजराइल तो निशाने पे है ही, उसके बाद उन्होंने नाम लिया दुबई का भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि यूनाइटेड अरब अमीरात को, क्योंकि वहां वो जो वहां का जो है दुबई है वहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की है। तो बहुत लगातार नई नई बातें जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी दबाव है। शायद यही वजह है कि अमेरिका पहल नहीं करेगा, जल्दबाजी नहीं करेगा, बहुत फूक फूक कर कदम रखेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सैनिक, अमेरिकन सैनिक भी मारे जाएंगे अगर ये युद्ध शुरू होता है तो। क्योंकि जो मिसाइलें हैं, मिसाइलों की कोई लंबी दूरी की मिसाइलें ईरान के पास बहुत बड़ी तादाद में है, बड़ा जखीरा है उसके पास। और शायद यही चिंता का कारण है अमेरिका का। यूरेनियम की तो बात ठीक है कि वो बहुत नजदीक है एटम बम बनाने के, लेकिन यह भी सच्चाई है कि वो एक लंबे दौर की जंग लड़ सकता है ईरान। इसमें कोई शक नहीं। देखिए वो पूरी तरह से तैयार है। मैं यहाँ पर पूर्णिमा नाजी का रुख करूँ, लेकिन टीपी त्यागी जी से एक बार रिएक्शन लेना चाह रही हूँ। टीपी त्यागी जी, जिस तरह से तमाम परिस्थितियां नजर आती हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपनी शर्तों के माध्यम से ये कहा जाए कि ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। पहले उनकी तरफ से शर्तें 4 रखी गई थी, फिर जब ईरान का रुख देखा तो उसे 2 कर दिया। अब ईरान ने भी मौका पाते हुए जवाब दे दिया कि ठीक है, जो आप चाहते हैं संवर्धन, जो जिसकी चिंता आपको ज्यादा है, हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर से प्रतिबंध हटा दीजिए। तो क्या यहाँ पर वो बात बनती हुई नजर आ रही है? क्या अमेरिका के पाले में गेंद डाल दी एक तरह से अब ईरान की तरफ से? जी, ये जो ओमान में बैठक हुई थी, इस बैठक में ईरान के रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहा कि हम ये गेज करने गए थे, यानी कि ये अंदाजा लगाने गए थे कि क्या अमेरिका टॉक्स के प्रति सीरियस है। तो हमारी उस बैठक में हमें लगा कि हाँ, अमेरिका सीरियस है, लिहाजा हमें दोबारा टॉक्स करनी चाहिए। अब जो दोबारा टॉक करनी चाहिए, अमेरिका भी तैयार है, ईरान भी तैयार है, चूंकि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों डर भी रहे हैं। ईरान भी अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, टाइम गेन करना चाहता है, और अमेरिका भी अपने उस आर्मेडे का इंतजार कर रहा है जो अभी तक कैरेबियन सी से वहां नहीं पहुंचा है, क्योंकि दुश्मन वेनेजुला नहीं है, ये ईरान है। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात, अमेरिका की जो चाहत है वो इस समय ये जो यूरेनियम है, इस यूरेनियम को नष्ट करने की नहीं है, यूरेनियम को सीज करने की है, पकड़ने की है, और दूसरा खोमेनी को पकड़ने की है, यानी कि उसको ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए उसको टाइम चाहिए तैयारी के लिए, तो वो इसलिए भी डिले कर रहा है। मगर ये चाहे जितना डिले करे और ईरान चाहे जितनी बात करे, उसकी जो मिसाइल्स है वो खतरा अमेरिका के लिए तो है ही, मगर इजराइल के लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। कारण ये है कि एक तो वो मिसाइल जहां रखी हुई है, जिन सिटीज में, वो एक जगह नहीं, उसके 6 शहरों के अंडरग्राउंड में रखी हुई है। जहां रखी हुई थी और जिनके ऊपर पिछले 12 दिन के युद्ध में हमला किया गया था, वहां भी वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। और जहां का पता ही नहीं है कि वो कौन से शहर के नीचे रखती हैं, तो वहां तो उनके नष्ट होने का सवाल नहीं उठता। एक बात। दूसरी बात, ये मिसाइल्स को उसने इतने लॉन्चर्स बना लिए हैं, मिसाइल लॉन्चर, कि वो एक दफा में 1000 मिसाइल तक दागने का दावा कर रहा है, यानी कि सैचुरेट कर देगा। और अगर उसमें से 5% मिसाइल भी कामयाब होती है तो वो भारी नुकसान पहुंचाएगी। दूसरी बात। और तीसरी बात यह है कि इन मिसाइलों की जिनकी लोकेशन नहीं पता, जिनकी लीथेलिटी बहुत ज्यादा है, जो स्वार्म की तरह से अटैक कर सकती हैं, वो मिसाइल अब लॉन्ग रेंज भी हैं, यानी कि जो इजराइल के यहाँ पहुंच सकती हैं। इसलिए इजराइल ने कहा कि मेरी रेड लाइन है 300 किलोमीटर। अगर ईरान 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बैलिस्टिक मिसाइल बनाता है तो मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। और अगर अमेरिका साथ देता है तो ठीक, जो यकीन है कि देगा, लेकिन अगर अमेरिका नहीं भी साथ देता है
तो मैं उसके ऊपर हमला करूंगा। उसने तैयारी कर ली है। अपना जो उसका एरो 3 सिस्टम था, उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल न केवल प्रोड्यूस करके बढ़ा ली है, बल्कि उनका रेंज भी 2400 किलोमीटर और हाई एल्टीट्यूड पे अटैक करने वाला बना लिया है। और एरो 3 के अलावा अब तक उसने बताया नहीं किसी को, अब सामने आया है कि उसने एरो 4 सिस्टम भी तैयार कर लिया है। और इजराइल इस लड़ाई के लिए आमादा है। लिहाजा अगर कोई ये सोचता है कि भाई ये युद्ध नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता, भगवान करे ना हो, लेकिन जो आसार है वो ये है कि इसमें इजराइल अटैक करेगा और अमेरिका ना मुंह करने के बाद उसे सपोर्ट करेगा। और उसके बाद आने वाले समय में अगर ईरान ये कहता है कि मेरे पास बहुत मिसाइल है, तो उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी है और जो मिलिट्री लीडरशिप है वो अमेरिका की कहीं ज्यादा है। अमेरिका ने एक प्लानिंग की है। लेकिन पता है सर, आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ठीक है अमेरिका के पास में टेक्नोलॉजी है, लेकिन अमेरिका ने तो ईरान का जो शाहिद ड्रोन है उसकी कॉपी बना ली है। और खुद ये बात ईरान कह रहा है कि अगर ये इतने सक्षम है, सब कुछ है, तो ईरान को कॉपी करने की क्या जरूरत है। हाँ, जी, आपने मेरे से पूछा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल ईरान को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और ये ईरान ने बना लिया, ये सच भी नहीं है। उसने तो ये भी कहा कि मैंने अमेरिका के GBU-57 बम जो गिरा था उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली। अब मैं एक इंजीनियर ऑफिसर हूँ, मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई बम एक्सप्लोड नहीं होता है तो उसको उसके चारों तरफ पी के या जिलेटिन लगा के उसे उड़ाया जाता है। अगर उसको खोलते हैं तो ये डर रहता है कि खोलते टाइम वो फट ना जाए, तो इसलिए उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, मगर मुश्किल है। और अगर इंजीनियरिंग की भी जाए तो वो 2-4 दिन या 10 दिन के अंदर। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी ऐसी एक खबर ये भी सामने आई थी कि खासतौर से तेहरान में ये कहा जा रहा है कि ऐसे बम हैं अभी जो हमले में इजराइल की टेक्निक वाले वहां पर गिराए हुए थे, जो फटे नहीं, और अब वो सीधे सीधे ईरान से कह रहे हैं भाई वो हमें वापस कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली जाए। अब ईरान का अमेरिका भी इसी तरह से सख्ते में जरूर नजर आ रहा है। लेकिन मैं पूर्णिमा नाजी का रुख कर रही हूँ इस बात को लेकर। पूर्णिमा जी, अब एक तरफ बातचीत होती है, बातचीत के माध्यम से कहा जाता है कि शायद बीच का रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन अब यहां से एक तुरुप का इक्का फेंका जाता है अमेरिका की तरफ से, तो इस बार ईरान ने भी उसका तोड़ निकालते हुए कहा सैंक्शंस हटा दीजिए और आपकी जो चिंता है उसको काफी हद तक हम कम तो कर ही देंगे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप इसको डिप्लोमेसी नहीं कह सकते हो। कोई इसको कोअर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं, मैं तो कहती हूँ ये गलत है। आप इसको ना डिप्लोमेसी तो ना कोअर्सिव डिप्लोमेसी कह सकती हो। बेसिकली गन ऑन द हेड आपसे सबमिशन मांग रहे हैं, ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता। और एट द एंड ऑफ द डे ये वेदर यू एग्री और डिसएग्री, आपका इकोनॉमी इज गोइंग टू बी फिनिश्ड, आपको हटाया जाएगा। ये हिस्ट्री रहा है, ये मैं बना के बोल नहीं रही हूँ। आपको 2-3 एग्जांपल दूंगी इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ईरान की बात कर रही हूँ, जहाँ पे लिटरली 1953 की कू की बारे में बात कर रही थी। हमने CIA और MI6 की जो कू हुआ था, मोहम्मद मोसादेक को हटाया था, तब भी ऑपरेशन एजेक्स हुआ था निगोशिएशन होने के बाद। आप आगे बढ़िए, वियतनाम का निगोशिएशन देखिए, तब भी वहां जो पेरिस टॉक्स हुआ था दैट वाज आल्सो अंडरमाइंड। आप आगे बढ़िए 1976 का, उससे पहले जो चिले का एग्रीमेंट हुआ था दैट वाज आल्सो इन द सेम सिचुएशन। आप एग्रीमेंट कैसे करोगे अगर आपके वहां पे लिटरली अभी ईरान की अगर इंटरव्यू सुने, वहां के इंटरव्यू आप सुने, वहां पे वो बोल रहे थे कि हम लोग टेबल में बैठे हुए थे, अमेरिका लिटरली बॉम्ब्ड अस। तो ट्रस्ट कहाँ से आएगा? आप अगर डिप्लोमेसी कह रहे हो, डिप्लोमेसी कैन नॉट हैपन विदाउट ट्रस्ट। आप सद्दाम हुसैन की बात कर लो, सद्दाम हुसैन एक्चुअली डिसआर्म्ड, उसके बाद उसको हटाया गया रिगार्डलेस। आप लिटरली आप नॉर्थ कोरिया की निगोशिएशन उठा के देख लो, अब ईरान की JCPOA का निगोशिएशन उठा के देख लो, वहां पे से यूनाइटेड स्टेट्स हैड यूनिलैटरली लेफ्ट
डिस्पाइट द कॉम्प्लायंस, आपसे कंप्लायंस मांगेंगे, आपको बोलेंगे प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आप डिसआर्मामेंट करोगे, उसके बावजूद आपको खत्म करा जाएगा। उनकी पॉलिसी ये है कि यू मेक योर इकोनॉमी स्क्रीम, उसके बाद आपको जीने का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड इन वेनेजुएला, दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन ईरान। रशिया का सिचुएशन देख लीजिए, द स्क्वीजिंग जहां पे हो रही है हर जगह से। चाइना का भी सिचुएशन खराब है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दे आर द राइट पार्टनर्स और दे आर द राइट कंट्रीज और उनका एजेंडा सही है। मेरा मेरा पॉइंट यहाँ पे वेरी सिंपल है। आज जो इंडिया के साथ चल रहा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम विटनेसिंग। स्माइल सामने दे रहे हो, फोटोग्राफी हो रही है, हैंडशेक्स हो रही है, ऑप्टिक्स हो रही है, फोटो ऑप्स डाल के दोनों कंट्रीज आर पोस्टिंग, ओ वी आर वेरी गुड फ्रेंड, पीछे से छुरा मारने के लिए रेडी हो। लिटरली आपके शो में बैठने से पहले मैंने रशिया की नोट भी पढ़ रही थी, इंडिया के रशिया ऑयल बैन, परचेज बैन करने के लिए। वो बोल रहे कि इंडिया को बैन करने के लिए, इंडिया और अदर एलाइज को बैन करने के लिए दे आर ट्राइंग हार्ड। बट ये आपको कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, आप सिर्फ को पैटर्न ढूंढना है हमें। एंड इट इज वेरी सिंपल। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको अगर लग रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील बहुत अच्छी बनी है, मुझे तो नहीं लगता है कि ये ट्रेड डील कोई चेंजेस हुआ है। पिछले कपल ईयर से आप लोग $500 बिलियन का टारगेट 2030 तक लगा के रखे थे, ये तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। तो आप भी अगर कह रहे हो कि 5 साल का 500 बिलियन का आपका ट्रेड डील होने वाला है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात कर दी आपने। अगर बोल दिए कि 25% से मैंने 18% कर दिया, वेरी गुड, लेकिन आपका शर्त ये होना चाहिए कि आप खरीद नहीं सकते हो रशिया की ऑयल। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को आप उंगलियां भी तो दिखा रहे हो, बोल रहे हो आप किसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो और किसके साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल ओवर हियर नैना जी, यूएस का एजेंडा इज वेरी सिंपल। आप अगर डिसआर्मामेंट कर भी लोगे, फिर भी प्रोटेक्शन नहीं है। ये हिस्टोरिकल पैटर्न है और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू ईरान आल्सो। इसीलिए बार बार वो लोग, कोई भी कंट्री हो, उनको एक ऑल्टरनेटिव राउट ढूंढते वो लोग, और वो लोग मिलिटराइज भी करते। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन टू नॉर्थ कोरिया आल्सो। सो अभी आप ईरान को, ईरान क्या, आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते हो। हमारी जो एजेंडा है, फॉरेन पॉलिसी हैज बीन वेरी हिपोक्रिटिकल। हमारा ये जो सिचुएशन है, ये इसका खामियाजा तो खुद अमेरिका को भी भुगतना पड़ रहा है, अगर इस तरह से अगर उनकी पॉलिसी है, हिपोक्रिटिकल पॉलिसी है। विनोद दत्ता जी से ही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। विनोद जी, जो भी चाहे बात पूर्णिमा जी की बात हो या फिर बाकी भी जो रिएक्शंस आए, उससे ये तो कुल हो जाता है स्पष्ट कि अमेरिका अपनी चीज़ों को लेकर तटस्थ है। अमेरिका चाहता है, सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका और ईरान चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरह से डाउन किया जाए इजराइल और अमेरिका के साथ में मिलकर, और उसको निहत्ता कर दिया जाए। उसकी जो ताकत है उसको कंट्रोल किया जाए, वहां पर तख्ता पलट हो, क्योंकि इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान की ही है। लेकिन ईरान प्लस मिडिल ईस्ट, ये बहुत पूरी तरह से, खासतौर से इस पूरे मामले में सॉर्टेड नजर आ रहे हैं। इस बार ऐसा नजर आता है। बिल्कुल, देखिए, ये अमेरिका खास तौर पे और सारी सुपर पावर्स का यही मॉडस ऑपरेंडाई है। अगर आप रूसो यूक्रेन युद्ध को देखें तो वहां भी 2015 में यूक्रेन के साथ एक संधि की गई थी कि आप सारे न्यूक्लियर जो आर्सेनल है वो हमें ट्रांसफर कर दें, हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और जो वहाँ मतलब ये जेलेंस्की से पहले जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उनको किसी तरह का कंपनसेशन देके या मुआवजा देके या कोई प्रलोभन देके ये संधि साइन कराई गई। तो इन सब संधियों का मतलब यही है, देखिए, किसी भी देश की संप्रभुता के ऊपर आप, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी शक्ति हो, ये नहीं कर सकते। क्योंकि हालांकि पूर्णिमा जी ने कहा है कि वो कोअर्सिव डिप्लोमेसी का शब्द का मतलब बड़े लिबरली इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, ये एकदम दादागिरी है। अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ, आप उनके असेट्स फ्रीज कर रहे हैं, आप उनकी संपत्तियां फ्रीज कर रहे हैं। रशिया के साथ अमेरिका ने यही किया, और फिर बाद में अमेरिका रोता है कि साहब ब्रिक्स का जो समूह है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक वहां बनाया गया, वहां वो वर्ल्ड बैंक से कम दरों पे लोन्स दे रहा है। और लोग नहीं चाहते कि साहब आज जो दशा रशिया की हुई है, $300 बिलियन उसके वहां फ्रोजन है, तो वो ये नहीं चाहते कि साहब हमारी भी स्थिति इसी प्रकार हो। तो जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो लोग विकल्प देखते हैं,
और अमेरिका वैसे भी देखिए एक ढलती इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी इन अमेरिका। अमेरिका में भी इतने वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ इंटरनल काफी डिस्टरबेंस है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अमेरिका ये चाहेगा कि साहब बिना कुछ फायर किए, देखिए कोई भी ऑपरेशन आप लॉन्च करते हैं, इट कॉस्ट यू मनी। आप देखिए 4 दिन का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, 3,450 करोड़ रुपए भारत के खर्च हुए। तो आजकल वॉर इज अ वेरी कॉस्टली हॉबी, और यही चीज अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका ये चाह रहा है कि साहब किसी तरह से साम दंड भेदभाव जोर डाल के ईरान प्रेशर में आ जाए। और ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो कतई, बिकॉज उनके लिए भी ये लास्ट डिच एफर्ट है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस बार अब सत्ता से बेदखल हुए तो दोबारा मतलब सियासी गलियारों में वो कभी नहीं जाएंगे। लेकिन विनोद दत्ता जी, डोनाल्ड ट्रंप तो बखूबी जानते हैं कि आने वाले वक्त में तो उनको दोबारा आना नहीं है, भले ही उनकी ख्वाहिशें कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो। मिड टर्म इलेक्शंस उनके सामने एक बड़ी चुनौती हो सकता है, उसके पहले वो स्थिति को एक कुछ और शो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसा लगता है जो गेंद है वो तो अमेरिका के पाले में है। हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रम्प साहब, आपने ठीक कहा नैना जी कि ट्रम्प साहब को मालूम है, क्योंकि दिस इज द लास्ट टैंगो इन पेरिस। क्योंकि आप ये देखिए वो दोबारा इलेक्ट तो होके आने नहीं है, तो वो जो जितना भी, जिसे हिंदी में कहते हैं कि रायता फैला लें, और अगला जो राष्ट्रपति आएगा अमेरिका का, वो पूरे 4 साल माफी मांगता रहेगा पूरे विश्व से कि साहब हमने क्या गुल खिलाए हैं। तो और ये देखिए जिस तरह की उनकी सोच है, क्योंकि अमेरिका पे किसी चीज पे रिलाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही इज वन पर्सन। वो जिस करवट उठते हैं, मैं तो कहता हूँ साहब वो कैलेंडर टेक्नोलॉजी है। जिस दिन वो 13 तारीख देख लेते हैं तो 13% टैरिफ लगा देते हैं, जिस दिन 26 तारीख देख लेते हैं उस दिन 26% टैरिफ लगा देते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, ये मतलब एक वर्ल्ड की सुपर पावर के आप बेहतरीन मतलब प्रेसिडेंट हैं, मतलब एक इतनी ऊंचे पद पे आप काबिज हैं, लेकिन आपको दुनिया को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। आपने तो बिल्कुल ये भूमाफिया की तरह आप शुरू हो जाते हैं कि कहीं तेल दिखाई दिया, कहीं जमीन दिखाई दी, कहीं खनिज दिखाई दिए, कहते हैं साहब ये सारे हमारे संसाधन हैं। लेकिन हर देखिए, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। और आज देखिए, आज गल्फ में या मिडिल ईस्ट में जो सारी शक्तियां हैं, वो अगर अमेरिका के खिलाफ खड़ी हुई हैं कि साहब हम अपनी जमीन नहीं देंगे, तो उन्हें मालूम है कि अगर ये युद्ध हुआ तो ये बहुत विनाशकारी युद्ध होगा। और ऑयल जो सबसे बड़ा मतलब फोटे है इस रीजन का, उसका ही सारा सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो ईरान मतलब और मिडिल ईस्ट सर, जैसा कि पहले अभी जो चर्चा भी हो रही थी, अनुज माथुर जी भी यही बात कह रहे थे कि मिडिल ईस्ट अपने आप में, चाहे बात हॉर्मुज हो या फिर ये पूरी जो खाड़ी है, वो हर लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिडिल ईस्ट की दरअसल या ईरान की बनावट भी इस तरह से है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल वे में भी समझा जाए तो चारों तरफ से वो एक तरह से घिरा हुआ है, और ये एक बड़ा एक गेटवे है कि अगर यहाँ पर युद्ध छिड़ता है या प्रभाव होता है तो पूरी दुनिया को वो अपनी जद में लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और देश बच जाए तो उसका प्रभाव सीधे सीधे नजर आएगा। लेकिन अनुज माथुर जी, एक और बड़ी बात है, अमेरिका की बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच नजर आती है, खासतौर से ये कहा जाए परमाणु हथियारों को लेकर भी। अब ईरान की ही जो ग्रुप है IRGC, उनकी तरफ से एक बयान रिसेंटली सामने आया और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के पास में भी यहाँ पर परमाणु हथियार, परमाणु बम है, लेकिन अमेरिका उस पर कुछ नहीं कहता, उस पर पाबंदी है। लेकिन ईरान के पास में, अगर यहाँ पर ईरान ने तो अभी बनाया भी नहीं है, ऐसे कयास उनकी तरफ से हैं, लेकिन ईरान पर तमाम पाबंदियां लगाने की बात होती है, ये तो बड़ा दोहरा रवैया हो जाता है। अमेरिका इस बात के लिए जाना जाता है, दोहरे मापदंड, चाहे वो न्यूक्लियर का सिस्टम हो या कोई और चीज हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो डेमोक्रेसी हो। आपको पूरे इतिहास में देख लीजिए, सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है कि अमेरिका का ये दोहरा मापदंड हमेशा से रहा है। मैं बताना चाहता हूँ 70s 80s में जब कोल्ड वॉर चरम पर थी, उस समय भी चिले, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, ऐसे जो प्योर डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज थे, वो अमेरिका के पाले में थे, क्योंकि वो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। तो ये बात बिल्कुल साफ है। और सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं या नहीं है, ये कंफर्म नहीं है, कोई इसको कह नहीं सकता। लेकिन आप पाकिस्तान के पास हैं, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी टेरर स्टेट है, उसके लिए अमेरिका कुछ नहीं कहता। तो ये बात, उनके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो हर जगह
वो दिखाई दे रहे हैं। गाजा में वो कुछ और बात करते हैं, यूक्रेन में कुछ और बात होती है, और बांग्लादेश उनको नजर नहीं आता। पाकिस्तान में क्या हो रहा है वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। केपीके में वो F-16 अपने खुद के लोगों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल वेपन सिस्टम BLA के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो नजर नहीं आते। तो जहां तक अमेरिका के दोहरे मापदंड का प्रयोग करने की बात है, ये जग जाहिर है। देखिए, अमेरिका के बारे में ये हमने नहीं कहा, उनके स्वयं के हेनरी किसिंजर ने कई सब वर्षों पहले ये बात कही थी कि एनिमिटी विद अमेरिका इज डेंजरस एंड अमेरिका फ्रेंडशिप इज फेटल। तो अमेरिका जो है वो हमेशा से इस बात के लिए जाना जाता है कि वो दोहरे मापदंड रखते हैं, वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं बस। और अब खास करके क्योंकि ट्रंप जो है वो प्राइमरीली एक बिजनेसमैन है, मैं तो ये कहूंगा कि वो एक भूमाफिया भी सर ने इस्तेमाल किया विनोद, तो वो भूमाफिया की तरह काम करते हैं। और इसलिए ये बात बिल्कुल साफ है, ईरान भी इस बात को समझता है। फिर मैं इस बात को आपको कहूंगा ना, इनको समझने की जरूरत है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, ईरान ग्रीनलैंड भी नहीं है, और ईरान डेनमार्क भी नहीं है। तो इसमें कोई उनको संदेह ना रहे, ईरान एक शक्तिशाली मुल्क है जिसकी एक अपनी बहुत पावरफुल आर्मी है, फिर IRGC है, उनके पास बहुत तो ये बात अब उनको मानने की है। और जो ईरान का जो उनकी सोच विचार है वो उनको पक्का पता है। ये बात सऊदी अरब ने भी कहा था कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, उसके 2 हफ्ते में हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स आ जाएंगे। कहां से आएंगे, पाकिस्तान से खरीदेंगे या क्या लेंगे, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो ये बात उनके जहन में है। और इसलिए जो ईरान के जो डर है वो बिल्कुल वाजिब है। सर, अगर मेन सैंक्शंस की बात करें, अगर आप वो भी समझा पाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ईरान की तरफ से ये शर्त रखी जा रही है, ऐसे कौन से सैंक्शंस हैं जो सबसे ज्यादा ईरान को परेशान करते हैं और सबसे ज्यादा भार है ईरान पर? ईरान की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइमरीली एनर्जी बेस्ड है, प्राइमरीली क्रूड ऑयल बेस्ड है। और अमेरिका ने लगातार उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर जबरदस्त सैंक्शंस लगाए। अभी भी जो वार्ता फेल हुई है उसके तुरंत बाद 15 नए सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए गए हैं, और वो तमाम 15 के 15 सैंक्शंस उनकी ऑयल कंपनीज पर लगाए गए हैं कि ऑयल कंपनीज का तेल और कोई नहीं खरीदेगा। तो सबसे ज्यादा परेशानी ईरान को इसी बात से है कि ऑयल अगर उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो घुटनों पर आ जाएगा। आज ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। आप शायद हम सब जानते हैं इस बात को कि $1 की ईरानियन रियाल में कीमत कितनी है, ये मिलियंस में है। तो ये एक ईरान बहुत बुरे दौर से निकल गुजर रहा है, और ऐसे समय में उसके जो एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर अगर आप सैंक्शंस लगा देंगे, उनके एसेट्स को बाहर फ्रीज कर देंगे, तो ये मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा उनको तकलीफ देने वाला है। ठीक है। मैं विनोद दत्ता जी से एक जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ, वक्त भी अब कम होगा तो जल्दी से सबका एक एक रिएक्शन ले लेती हूँ। विनोद दत्ता जी, अगर ये सैंक्शन हटाने की बात मान लीजिए 1% भी अगर अमेरिका मान जाता है, ईरान ने जो एक तरह से कहा जाए अपना तुरुप का इक्का खोला है, तो ये सिर्फ ईरान के लिए रियायत होगी या फिर पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि सेकेंडरी सैंक्शंस तो बाकी देश भी कहीं ना कहीं झेल रहे हैं? देखिए, विश्व में करीब 14 ऐसे देश हैं जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। भारत ने भी ये दंश झेला है। तो इस तरह की जो सैंक्शंस लगाना है, और अमेरिका के पास यही एक ट्रम्प कार्ड रहता है कि साहब मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं EU को इन्फ्लुएंस करूंगा। लेकिन अब अमेरिका इन सैंक्शंस के साथ जीना सीख गया है, और इतने सालों से अगर वो सैंक्शंस के साथ एक इस तरह का टफ फ्रंट मतलब दे सकता है अमेरिका को, तो ये ईरान के लिए एक काबिले तारीफ बात है। और ईरान ने, देखिए, अमेरिका ने उसकी जो फजाइया थी, एयरफोर्स वगैरह, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। तो जब कोई अंग आपका अभंग हो जाता है, तो दूसरे जो अंग है उनमें एक स्त्री ऐसी अनंत शक्ति आ जाती है। आपने ये ह्यूमन नेचर में भी देखा होगा, या ह्यूमन एनाटॉमी में भी देखा होगा। तो वही ईरान का हुआ है। ईरान ने अपना जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम है उसको इतना सुदृढ़ कर लिया कि आज अमेरिका और इजराइल दोनों डर से कांप रहे हैं। और पिछले 2025 के युद्ध में आपने देखा
कि अगर 2-1 दिन और ये युद्ध चलता तो इजराइल शायद घुटने टेकने पे मजबूर हो जाता। आयरन डोम सिस्टम और भी उस तरह की कई चीजें थी जिनको ईरान ने विफल कर दिया। तो ईरान के अंदर देखिए, एक होती है ताकत और दूसरी होती है जुनून और जज्बात। तो ईरान में ये दोनों चीजें मतलब काफी प्रचुर मात्रा में है और ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह का ये दिया है, क्योंकि देखिए आज भी कोई भी युद्ध जो होता है वो दो देशों के बीच में युद्ध नहीं होता। वर्ल्ड वॉर का जो कहते हैं ना कि अब उसका मैनिफेस्टेशन और फॉर्म दोनों बदली हो गए हैं। आज अगर युद्ध होता है तो ईरान के साथ रशिया और चाइना दोनों खड़े हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से आए या अप्रत्यक्ष रूप से आए। और तो अमेरिका को इस बात का भी जी और इसमें कोई शक नहीं। मैं अपने दर्शकों को भी, क्योंकि यहाँ पर जो एक उदाहरण माथुर सर ने भी दिया, खासतौर से अगर रियाल की अगर हम वैल्यू बात करें और $1 की बात करें, अमेरिकन डॉलर की, तो लगभग 1,62,000 के आसपास माना जाता है कि उसकी कीमत है। और आप ये समझिए कि वहां पर कितना लंबा डिफरेंस है और कितना कर्ज, कितने सैंक्शंस, और ये जो पूरा डिफरेंस है ये समय समय पर फ्लक्चुएट होता है। सैंक्शंस लगातार बढ़ते नजर आते हैं और यही बात है रवि अरोड़ा जी कि इतना लंबा वक्त हो गया, सैंक्शंस आज या कल नहीं, बरसों से लगे आ रहे हैं। कर्ज में भी ईरान बहुत ज्यादा दबा हुआ है, लेकिन वो भी तटस्थ है, तब नहीं झुका तो क्या अभी झुकने के आसार नजर आते हैं क्या? एक और बात यहाँ पर, अच्छा पहले आप अपनी बात पूरी कीजिएगा फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है, क्योंकि वहां जो है IRGC है। IRGC सिर्फ एक सेना नहीं है, वो एक ऐसी सेना है जो धर्म के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं समझता हूँ, क्योंकि ये वेनेजुएला नहीं है कि अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप ने मदुरो को उठाया और ले गए अमेरिका। ये झुकने वाली गवर्नमेंट नहीं है। और बेशक खामनेई तबस के रेगिस्तान में जाके छुपे, लेकिन फिर भी ईरान को हम अभी इतना कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां की सेना के पास जो जज्बा है लड़ने का, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो मिसाइलों का जखीरा है उनके पास, उसके सहारे को कई दिनों तक ना सिर्फ देखिए, अगर युद्ध हुआ तो आपको बता दूं मैं, ना चाहते हुए भी मिडिल ईस्ट के कई देशों को इसमें झुकना पड़ेगा। और इसके अंदर वो झोंकते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान पूरे मिडिल ईस्ट का नहीं, पूरी दुनिया का होगा। और ये तबाही, ये इसके लिए मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप एक तानाशाह के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार का उनका रवैया है वो अभी तक बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके तानाशाही की वजह से ही शायद दुनिया जो है कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाती दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तीसरे विश्व युद्ध की तो घंटी यहाँ पर बज ही रही है, लेकिन जिस तरह से टीपी त्यागी जी, एक और बड़ी बात है, हमेशा अमतुल्लाह खामनेई जो है वो अपनी चीजों को लेकर बड़े स्पेसिफिक माने जाते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है 37 सालों में, जब वायुसेना कमांडरों की ईयरली बैठक थी और उस बार इवन कोविड के वक्त में भी खामनेई उस बैठक में शामिल हुए, लेकिन इस बार वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो इसके कई अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो एक दबाव बनाने की अमेरिका की रणनीति है, ये उसी की एक स्ट्रैटेजी है। खामनेई या तो मान गए हैं और सत्ता परिवर्तन या तो ये कहा जाए अपने उत्तराधिकारी को सौंपे, या फिर कुछ और तस्वीर पेश हो। जी, खोमेनी ने अपने भाई के बेटे को, यानी कि महमूद खोमेनी को कह दिया है कि आप जाके मिलिए सेना के लोगों से, और खुद वो चले गए हैं बंकर में। दरअसल में खोमेनी की उम्र 86 साल है। हम जब कयास लगाते हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि 1981 में जब उनके ऊपर असैसिनेशन हुआ था तो उनका एक हाथ को लकवा मार गया था, दाहिना हाथ उनका काम नहीं करता, कान फट गए थे, छाती में छर्रे लगे थे, मरने के लायक थे। पर उनका ये कहना है कि मेरी जब तक जुबान और दिमाग चलता है मुझे हाथों की जरूरत नहीं है। ये तो उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन इस वक्त उनका यहाँ ना आना इस मीटिंग में, इससे हम ये कयास लगाने लगे कि ईरान पीछे हट गया है। नहीं जी, पर 2-3 चीजें बहुत एक लाइन में बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि अगर ईरान पे अब हमला नहीं हुआ, असलियत में तो 13 जनवरी को ही हो जाना चाहिए था। एक एक दिन जो आगे बढ़ा उतना हमला मुश्किल हो रहा है, और अब नहीं हुआ तो आगे ईरान के ऊपर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, ईरान के ऊपर ही अमेरिका को तकलीफ क्यों है? क्योंकि ईरान इसलिए नहीं कि वो शिया कंट्री है, इसलिए कि वो एक ऑक्टोपस है। उसकी बहुत सारी आतंकी भुजाएं हैं। ये हिजबुल्ला, हमास, हुती, अल-बदर, कहता हिजबुल्ला, यानी कि करीब करीब हर कंट्री में उसका एक मिलिशिया है, वो आतंकी गतिविधि करता है। याद होगा
ईरान के द्वारा ही सपोर्ट किए हुए हुती ने सऊदी अरबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कुओं पर ऐसे हमले किए थे कि कई कई दिनों तक उनकी आग बुझ नहीं पाई थी। लिहाजा मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो कहने को कह देंगे कि हमारे फील्ड का इस्तेमाल ना करें ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन सब अगेंस्ट है, क्योंकि जैसे एक गुंडे की पोजीशन होती है कि उसके सामने लोग गवाही नहीं देते, ऐसे ही स्थिति बाकी सब कंट्रीज की है जो मुस्लिम कंट्रीज है। एंड इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे आल्सो वांट कि इसके पत्थर, इसके जो पर है वो कतरे जाने चाहिए। मींस अमेरिका का ईरान के ऊपर अटैक करना, बल्कि जो एंटायर वेस्ट है, पूरी वेस्टर्न जो कंट्रीज है वो सब ये चाहती हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर इनको कंट्रोल किया जाए। कारण क्यों? क्योंकि वो इजराइल को एनिहिलेट करना चाहते हैं, और इजराइल को अमेरिका ने बताया 1948 में ये सोचकर कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में मेरा दबदबा बना रहेगा। अब अगर वो इजराइल को एनिहिलेट कर देंगे तो अमेरिका भी मिडिल ईस्ट से बाहर आ जाएगा, और उसको बाहर करने के लिए रूस और चाइना पहले से लगे हुए हैं। लिहाजा अब एक मजबूरी हो गई है कि अमेरिका जो अपने वर्चस्व के लिए, अपने को कायम रखने के लिए लड़ाई करे, और इजराइल इसलिए करे कि अगर इजराइल ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया तो फिर इजराइल को नुकसान होना निश्चित है, क्योंकि 12 दिन के युद्ध में ये देख लिया गया था। आज उसकी मिसाइल ने लीथल भी हो चुकी है, लॉन्चर्स भी बढ़ चुके हैं, रेंज भी बढ़ चुकी है, और अब उसमें 1000 मिसाइल एक साथ करने की ताकत भी आ चुकी है। तो इसलिए ये बड़ा भारी खतरा है इजराइल। लेकिन सर, इजराइल खतरा तो है ईरान के लिए, लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, इजराइल को प्रोटेक्ट करते हैं, सऊदी अरब को नजरअंदाज कर देते हैं, ईरान की तरफ नजर रखते हैं। सऊदी अरब भी परमाणु ताकत है, लेकिन ईरान से इतना ज्यादा बैर है। पाकिस्तान का आतंक नजर नहीं आता, दूसरी जगहों को लेकर इतने पार्शल हो जाते हैं। ये किस तरह की नीतियां नजर आती हैं डुअल स्टैंडर्ड वाली? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ की नैरेटिव अगर आप सुनेंगे, आपको 2-3 हेडलाइंस आपको बताती हूँ। ईरान, चाइना स्टील्स आईपी, इंडियंस आर स्कैमर्स, हाँ, रशियंस आर ठग्स, और अफ्रीकन आर करप्ट्स। बेसिकली सारे दुनिया के लोग गंदे हैं, बुरे हैं, और अमेरिका जो है, इनके 800 bases in 80 countries, endless wars, coups, sanctions, bombs, drone strike, killing, slaughter, regime change. लेकिन अमेरिका as the best and the most powerful, a benevolent country. ये इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। इसको कहते हैं आपके हाथ में सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं है, आपके पास मीडिया पावर है, और दुनिया में सारे हेडलाइन आपके यहाँ से जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या पब्लिश हो रही है, आपके वहां पे कॉपी होके वही पब्लिश हो रहा है। सो इट रियली डजंट मैटर आपका क्या नैरेटिव है। यहाँ पे कोई नैरेटिव नहीं चलती है, ईरान का क्या है, रशिया का क्या है, इंडिया का क्या है, डजंट मैटर। ट्रंप ने क्या कहा, अमेरिकन सुप्रीमेसी ने क्या कहा, दैट इज द हेडलाइन। तो आपको ये समझना पड़ेगा। दिस इज वॉशिंगटन में तो जो अच्छा लिखते हैं वहां पे तो छटनी कर देते हैं ना, नौकरी से निकाल देते हैं, इतने मास लेवल पे कर दिया। नहीं, वो बात नहीं है ना, वही तो बात है ना। दैट्स ऑल अबाउट नैरेटिव बिल्डिंग। और अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी इज ऑल फिल्ड विद हिपोक्रेसी। अब हम दोगलापन तो हमें दिखता है ना, बट द पॉइंट इज, आर यू एबल टू कम्युनिकेट टू योर पीपल? आपकी जो नैरेटिव्स है, आपकी जो फ्रॉम योर साइड देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ रिबटल। अच्छा पूर्णिमा जी, एक बात ये जरा जरूर समझाइएगा मुझे, क्योंकि जिस तरह से अभी इमेज बनी हुई है एक तरह से अमेरिका की, क्या ईरान पर वो हमला करने की तैयारी कर रहा है, या फिर आने वाले वक्त में ऐसा किया जा सकता है क्या? और ईरान ने जो शर्त रखी है, क्या अमेरिका मानेगा? देखिए, ईरान की जो अभी अमेरिका की जो सिचुएशन है, ट्रम्प की जो सिचुएशन है, वो फंस चुका है ना। अभी ईरान ने वो झुकने वाला नहीं है। वो बोलता है कि मेरा जो शर्त है उसी के हिसाब से भी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पिछले बार जब हम लोग निगोशिएशन टेबल में बैठे हुए थे तब आपने बम मारा था। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज वेरी सिंपल। ईरान झुकने वाला नहीं है। डजंट मैटर उनके पास पैसा है या नहीं है, उनका मिसाइल कैपेबिलिटीज। अमेरिका हमला करेगा क्या?
या जिस तरह से वेनेजुएला के बाद घिरे हैं वो इस बार सेकंड थॉट लेंगे? कि अभी अगर कर सकते थे तो कर लेते ना। अभी आप देखिए $90 मिलियन का जो आपकी यूएसएस अब्राहम इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड फॉर स्टॉपिंग $50,000 ड्रोन। तो फिर और एक शॉट उनको $1.5 मिलियन लगता है, तो ये बड़ी इनकी बात खर्चा बोली। ज्यादा है। तो अगर कर सकते थे कर लेते, कर नहीं रहे तो देयर इज अनदर हाँ, रीजन यानी कि अगर करना होता तो अब तक हमला कर देते। और यूएसएस अब्राहम लिंकन तो इतना ताकतवर है, ड्रोन का क्या वो सामना नहीं कर पाएगा? और अगर इतना ही ज्यादा था तो ड्रोन की इंजीनियरिंग, ये कहा जाए रिवर्स इंजीनियरिंग क्यों करने की कोशिश की जा रही है, उसको क्यों कॉपी करने की कोशिश की जा रही है? वेल, बड़ी बात तो यही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में आने वाले वक्त में फिर से मुलाकात और चर्चा होने वाली है। उसके पहले ईरान ने एक तरह से बड़ा तुरुप का इक्का खेला है और सीधे गेंद डाल दी है अमेरिका के ये कहा जाए बाउंड्री में, और कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस संवर्धन को कंट्रोल करें, हमारे ऊपर से आप सैंक्शन हटा लो, फिर उसके बाद में देखा जाएगा। वेल, आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखने वाली बात है। वक्त इतना ही था। आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला और चर्चा में शामिल हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।